नमस्कार। जैसा कि हम और आप मानव समाज और समाज में रहने वाले मनुष्यों के जीवन के विकास क्रम के विषय में जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस क्रम में हम सब ने पीछे मनुष्य के प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल के जीवन पहलू या सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसको समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने मनुष्य के जंगली जीवन, जब वह प्राथमिक दौर में जंगल में निवास करते समय अपने इर्द गिर्द उस समय के समाज या उस समय की परिस्थितियों को देखता है, जब वह मानव का वह स्वरूप या वह समाज नहीं पाता जिस तरह का बाद के स्थितियों में पाता है, तो वो प्रारंभिक दौर की स्थितियों को हम जंगली जीवन के रूप में देखते हैं। ठीक इसके बाद बर्बर जीवन अर्थात द्वंद्वात्मक स्थिति, जब वह जंगली जीवन के परिवेश को छोड़कर एक मानव बनने या एक समाज को निर्मित करने की स्थिति में अपने आप को ढालता है, तो उस समय के सामाजिक पहलुओं को समझने की कोशिश हम यहाँ देखें। ठीक इसके बाद मनुष्य जब सभ्यता के पड़ाव को अपने आसपास जीते हुए या अपने ऊपर ढालते हुए दिखाई पड़ता है, तो उस सभ्यता के विकास क्रम में किन किन परिस्थितियों या किन स्थितियों में वह अपने को जीता है, अपने को बनाता है, या किन परिस्थितियों में अपनी स्थितियों को बनाने की कोशिश करता है, इसको यहाँ पर हम देखने या समझने की कोशिश किए थे। क्योंकि सभ्य जीवन है, जो सभ्यता का जीवन है, उस क्रम में हम लोगों ने दासता युग, सामंतवादी युग देख चुके हैं। अब हम आज पूंजीवादी युग देखने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हमने बताया था कि जो दासता युग है, वह दासता युग क्यों है, वह दास्य जीवन मनुष्य का क्यों दिखाई पड़ता है। तो इस क्रम में हम लोग आपसे जिक्र किए थे कि दासता युग इसलिए इस युग को मानना उचित ठहरता है क्योंकि इस समय समाज में वर्णों के आधार पर या जाति का निर्माण एक स्वरूप देखने को मिलने लगा था, और जब ऊंच नीच का भाव, शोषक शोषित का भाव, धनी और गरीब का भाव, इस तरह के जो अलग अलग सोच या अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ने लगा था, तो इस तरह से समाज में भी विभेद की स्थिति स्पष्ट होने लगी थी। और यही विभेद कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को दास या गुलाम बनाने की प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं संलग्न दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि वह संलग्नता आगे चलकर उन्हें दास प्रवृत्ति की ओर कहीं ना कहीं स्थापित करती है, और यही दास प्रवृत्ति दासता के युग को बनाने या दासता के युग में उसे परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी बनती है। कुछ समय बाद सामंतों का एक उदय होता है। सामंत से तात्पर्य आप समझे थे कि सामंत का तात्पर्य जो राजा और सेवक अर्थात दास अर्थात प्रजा के बीच में एक मध्यवर्ती भूमिका निभाने वाले उन सभी व्यक्तियों या उन सभी अधिकारियों जो राजा के कहीं ना कहीं हितकर या अहितकर के लिए नियुक्त थे, उन सभी लोगों की यहाँ महती भूमिका देखने को मिलती है, जो सामंत के रूप में स्पष्ट रूप में अपने को उभारते हुए नजर आते हैं। और यही आगे चलकर एक स्वयं में एक सत्ता की निर्मित करते हैं, और वह छोटे छोटे राज्यों में बंट जाते हैं, जिसका प्रभाव हम छोटे छोटे गणराज्य के रूप में भी देखते हैं। और यही कारण रहा
कि हमारा देश जो केंद्रीय प्रवृत्ति में पहले दिखाई पड़ता था, वह केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय प्रवृत्ति की सोच में जो निर्मित एक शासक हुआ करता था, उससे बट जाती है, उससे बिखर जाती है। और छोटे छोटे राज्य जब स्थापित हो जाते हैं तो वहाँ व्यक्तिगत प्रलोभन या व्यक्तिगत संपत्ति की भावना काफ़ी तेज हो जाती है। और यही व्यक्तिगत सोच या व्यक्तिगत संपत्ति की भावना एक दूसरे के परस्पर लड़ने, झगड़ने या युद्ध या उत्तराधिकार या कहीं न कहीं एक दूसरे के साम्राज्य पर अपना कब्जा करने की ओर अग्रसर करती है, जिसका फ़ायदा जो हमारे देश में राजा महाराजा हुए उन पर बाहरी आक्रमणों के रूप में दिखाई पड़ता है। और बाहरी आक्रमण के प्रभाव स्वरूप या फलस्वरूप हमारे देश में गुलामी या दूसरे देशों के जो शासक हुए वह स्थापित करते हैं, यहाँ राज सत्ता पर कब्जा करते हैं और स्वयं को यहाँ शासक नियुक्त करते हैं, जिसमें मुस्लिम सत्ता या मुस्लिम शासन प्रमुख है। तो ये सामंतवादी युग का एक बड़ा दौर हम इस समय देखते हैं, जिसको हम मध्यकाल का स्वरूप यदि माने, मध्यकाल के समय की स्थिति को कहीं न कहीं अगर डेफिनेशन में डालें या उसे स्थापित करने की कोशिश करें तो हम गलत नहीं ठहरते। अब इस मध्यकाल अर्थात सामंतवादी युग के बाद यदि जिस युग की एक पहल देखने को मिलती है या मनुष्यों का जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है, वो है पूंजीवादी युग। और इस पूंजीवादी युग में जैसा कि हम दो इस स्वरूपों में बांटने की कोशिश करते हैं, और एक है उपनिवेशवादी युग और दूसरा है स्वतंत्र समाज। उपनिवेशवादी युग या स्वतंत्र समाज कहने से यहाँ तात्पर्य यह है कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम सत्ता या मुस्लिम शासन के रहते ही अंग्रेज़ों का प्रभुत्व हमारे देश में स्थापित होता है। अंग्रेज़ यहाँ के शासक बनते हैं और लगभग 200 या 250 वर्षों तक वह इस देश पर कब्जा करते हैं, इस देश पर शासन चलाते हैं। इसीलिए उनके शासन पद्धति या उनके शासन के स्वरूप को हम उपनिवेशवादी भारत के स्वरूप में देखते हैं। तो जब हम इस तरह के समाज या इस समय के समाज की कल्पना करते हैं, इस समय के समाज का अवलोकन करते हैं, तो उस समय के समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियाँ या अनेक प्रकार की समस्याएं, परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। हम इसी का अवलोकन यहाँ पर करने की ओर अग्रसर हैं। तो इस समय यदि हम बात करें अर्थात पूंजीवादी समाज की, तो पूंजीवादी समाज में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस समय के समाज की क्या स्थिति थी। समाज की स्थिति या समाज के विषय में यदि हम बात करें तो क्या थी, तो इससे पहले हम सामाजिक स्थिति पर बात करते हुए जान चुके हैं कि सबसे पहले जिस जंगली जीवन या जंगली समाज में हम मनुष्यों में जिस समाज की स्थापना देखते हैं, उसमें मातृशतात्मक समाज की महती भूमिका दिखाई पड़ती है। मातृशतात्मक समाज से फिर पितृशतात्मक समाज का एक स्वरूप बनता है और वह बर्बर जीवन, दास युग तथा सामंतवादी युग के समय तक आते आते एक पूर्णतः जकड़न की स्थिति में जकड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। अर्थात पितृशतात्मक समाज की अवधारणा या पितृशतात्मक समाज का स्वरूप अभी तक जिस तरह से बना हुआ है, उसका स्वरूप कहीं ना कहीं बर्बर जीवन जीता हुआ मनुष्य के समय से ही ये स्थिति देखने को मिलती है। और वहाँ से पितृशतात्मक समाज विभिन्न परिस्थितियों में अपने को परिवर्तित करता हुआ या उसमें नए या पुराने स्वरूप में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन के साथ साथ आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस समय के समाज को पितृशतात्मक समाज के स्वरूप में हम देख पाते हैं, जैसा कि हम पहले भी इस चीज़ को देख चुके हैं। अब यहाँ सत्ता की जो स्थिति हम समाज में पाते हैं वो दो तरीके से दिखाई पड़ती है। एक तो राज सत्ता जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि राजा का सत्ता हुआ करता था। तो इस समय राज सत्ता पर दो तरह के शासक हुआ करते थे। एक मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में मुस्लिम शासन
क्योंकि मुसलमानों की सत्ता यहाँ स्थापित थी, मुस्लिम सत्ता, और यही मुस्लिम सत्ता आगे चलकर पुनः अंग्रेज़ों की सत्ता में तब्दील हो जाती है। अंग्रेज यहाँ शासक नियुक्त हो जाते हैं और कुछ सत्ता यहाँ पर कुछ जो कार्य होता, छोटे छोटे हिंदू सत्ता थी या हिंदू राजा हुआ करते थे, उन लोगों का भी प्रभुत्व यहाँ पर हम देख पाते हैं। दूसरी ओर जब देश कुछ समय बाद गणतंत्र होता है, गणतंत्र की स्थिति में देश पहुंचता है, तो इस समय जो देश की सत्ता थी वह लोकतांत्रिक सत्ता को अपनाती है, यानी लोकतंत्र की स्थापना से जो मनुष्य हैं उनके बीच या उन्हें एक तरह से खुद की जिम्मेदारी मिलती है कि इस सत्ता को स्वयं चलाएं, अर्थात स्वतंत्रता मिलने के बाद। तो यह समाज की जो स्थिति, पितृसत्तात्मक समाज के जो स्वरूप हम देख पा रहे हैं, इस पितृसत्तात्मक समाज में एक ओर तो जहाँ मुस्लिम सत्ता का प्रभुत्व देखने को बराबर मिलता रहा है, वहीं दूसरी ओर जब कुछ समय बाद अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होता है तो वह उपनिवेशवादी युग के रूप में यहाँ पर सत्ता संभालते हैं या शासन का कार्यभार करते हैं। इसमें कुछ शासन का कार्य छोटे छोटे राजाएं या छोटे छोटे जो नवाब हुआ करते थे या जो शासक हुआ करते थे, वो लोग केंद्रीय सत्ता के रूप में मुस्लिम सत्ता या अंग्रेज सत्ता जरूर थी, और ये छोटे छोटे राजा नवाब या जो छोटे छोटे जो शासक हुआ करते थे उसके स्वरूप में ये दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं इस समय के जो मानव या मनुष्य की स्थिति के विषय में बात करें तो वह अत्यंत दयनीय रूप में देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोग देख भी चुके थे कि इस समय के मानव या मनुष्य की जो स्थिति है वह अलग तरीके के है, अर्थात जब हम उपनिवेशवादी मानव के बारे में करते हैं, उपनिवेश काल के समय के मानव की जिक्र करते हैं, तो यह हम देख चुके हैं कि यहाँ पूर्णतः दो सत्ता की स्थापना पूर्णतः देखने को मिलती। एक तो वर्ग या जाति के आधार पर, दूसरा समुदाय के आधार पर, तीसरा शोषक और शोषित के आधार पर, शोषक और शोषित, चौथा अमीर और गरीब। अगर वर्ण और जाति में हम देखें तो उच्च वर्ण और निम्न वर्ण, ये परिस्थितियां कहीं न कहीं अत्यंत भयानक स्थिति को उत्पन्न करती हैं। समुदाय के आधार पर देखें तो ये हिंदू, मुस्लिम और अन्य सिख, तमाम तरह की ईसाई भी इसमें आ गए थे, तो ईसाई भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग जातियों का यहाँ प्रभुत्व स्थापित होने लगा था। यही कारण है कि मनुष्यों की जो दशा थी, मनुष्यों की जो स्थिति थी, उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य अपने को एक सामान्य मनुष्य के रूप में कभी पाता था, सामान्य मनुष्य की स्थिति देखने को मिलती थी, अब वह जकड़न की स्थिति में दिखाई पड़ती है। और ये उपनिवेशवादी जो युग है, ये उपनिवेशवादी काल है, इस समय के जो मनुष्य हैं वह एक तरफ तो वर्गों में विभाजित है, वर्ग या जाति में विभाजित हो गया, दूसरी तरफ समुदाय के रूप में विभाजित हुआ, तीसरी तरफ अमीर और गरीब के रूप में। ये अलग अलग जो रूप बनता है मनुष्यों के बीच में, वह अलग अलग रूप इनकी न केवल स्वतंत्रता का हनन करता है, बल्कि इन्हें कहीं न कहीं मनुष्य होने के जो स्वरूप है उस पर भी संदेह
स्थापित करता है, उन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उनकी दयनीय दशा को स्थापित करने या उन्हें मजबूरन गरीबी की जकड़न की स्थिति में अपने को ढालने में भी कहीं न कहीं महती भूमिका निभाता है। जो मनुष्य थे, जो साधारण मनुष्य हुआ करते थे, अब जैसे वर्ग या जाति के आधार पर हम देखने की कोशिश करें तो एक उच्च वर्ण हुआ करता था, उच्च वर्ण, और एक है निम्न वर्ण। उच्च वर्ण और निम्न वर्ण की स्थिति में यदि हम बात करें तो जो उच्च वर्ण हुआ करता था वह अपने को श्रेष्ठ मानता था, श्रेष्ठ, और निम्न वर्ण सदैव नीच या नीच, दलित, पद दलित, शूद्र, गुलाम, दास, ये अलग अलग स्थितियों में देखने को इसे हम देखा जा सकता है। इन्हें अलग अलग स्थितियों में हम समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य एक समय पर स्वतंत्र या एक ही स्थिति में सबको लिए हुए, एक ही स्थिति को धारण किए हुए सब दिखाई पड़ते थे, लेकिन एक समय बाद वह कई स्वरूपों में बदलते हैं। अब उनके और अन्य मनुष्यों के बीच में एक गहरी खाई के रूप में दिखाई पड़ने लगती है। अब उनमें कहीं ना कहीं विभेद की स्थिति देखने को मिलती है, आपस में द्वंद्व की स्थिति देखने की मिलती है। तो यह द्वंद्व की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है और यह जकड़न के रूप में किस तरीके से दिखाई पड़ती है, इसी को हम यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक समुदाय की स्थिति की बात की जाए तो हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर अब सिर्फ एक ही धर्म या जाति की बात नहीं हो रही है। अब यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। अनेक प्रकार के जो संप्रदाय या जातियां या धर्म लेकर अलग अलग जो रूप मनुष्यों के बीच देखने को मिलती है, यह न केवल उन्हें मनुष्य और मनुष्य के बीच विभेद करने, उन्हें बांटने या अलग अलग स्वरूपों में स्थापित करने, अपनी पहचान को निर्मित करने की ओर इंगित करती हैं, बल्कि आपस में द्वंद्व की स्थिति, आपस में विभेद की स्थिति को भी उत्पन्न कराने में कहीं न कहीं महती भूमिका निभाती हैं। यही स्थिति थी कि मनुष्य आपस में लड़ता झगड़ता, आपस में एक दूसरे पर विरोध करता हुआ, आपस में एक दूसरे पर कहीं न कहीं हस्तक्षेप करता हुआ, कटाक्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह स्थिति बराबर और निरंतर बनी रही, जिसका कहीं न कहीं एक स्वरूप हम यह देख पाते हैं कि हमारे इस समाज में या इस देश में एकता, एक निष्ठता जो पहले देखने को मिलती थी, वह धीरे धीरे विलुप्त होती हुई दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर एक शासक जो उच्च और श्रेष्ठ अपने आप को कहता रहा या बनता रहा, वह अत्यंत श्रेष्ठ बनने की हमेशा कोशिश करता रहा है। और जो दास रहा, जो गुलाम रहा, जो दलित रहा, जो शूद्र रहा, यह सदैव अपने को नीचा और इतना नीचा बनने में या होने में अपने आसपास की परिस्थितियों में के प्रभाव से स्वयं को इस स्थिति में ढालने में ऐसा बनता रहा जिससे वह निरंतर गरीब या बेहाल या कहीं ना कहीं मजबूर बनता गया। यही कारण है कि उस समाज में या इस समाज में जो एक तरफ अमीरों की स्थिति देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर गरीब निर्धनों की स्थिति काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जाती रही और उसका प्रभाव शोषक और शोषित वर्ग के रूप में हम आगे चलकर देख भी पाते हैं। तो जो मनुष्य हम इस समय के समाज में देखते हैं या देख पाते हैं, उन मनुष्यों की क्या दशा थी या वे मनुष्य किस तरीके से दिखाई पड़ते हैं, इसकी हम कल्पना यहाँ बड़े ही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं या कर पाते हैं। यदि कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह एक चिंतन या कहीं न कहीं सोचने की स्थिति को हमारी ओर अग्रसर करता है। यदि हम स्त्रियों की दशा पर बात करें
तो स्त्रियों की दशा भी निम्न ही थी। कहीं ना कहीं वो पहले से चली आ रही स्थितियों को ही आगे बढ़ाती गई और यह दशा इतनी दयनीय हो गई कि इस समय स्त्रियां केवल परतंत्र अर्थात यह भी एक तरह से गुलामी या कहीं ना कहीं दूसरे पर निर्भरता, पुरुषों के ऊपर निर्भर रहना इत्यादि स्थितियों में कहीं ना कहीं अपने को पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से पुरुषों में जो दलित, शोषित या कमज़ोर वर्गों की स्थिति देखने को मिलती है, ठीक वही स्थिति या उसी प्रकार की स्थिति स्त्रियों के बीच भी दिखाई पड़ती है। स्त्रियां भी परतंत्र या दयनीय दशा में अपने को पाती हैं और यह दयनीय दशा या परतंत्र की दशा एक निरंतर पहलू तक चलती रहती है और उपनिवेश काल के समय में तो अत्यंत भयावह स्थिति में इसकी दशा को देखा जा सकता है। अगर हम समाज में विवाह की स्थिति पर बात करें, विवाह की स्थिति पर, तो इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि विवाह की स्थिति में तमाम तरह की कुप्रथाओं का बोलबाला प्रचलन में आ चुका था, अर्थात दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नीवाद, सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की अनेक प्रकार की कुसंगतियां हम पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से यहाँ प्रचलन बना हुआ रहा। यह पहले तो हिंदू धर्म में ही इसका प्रचलन था, हिंदू धर्म के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही मुस्लिम समाज की स्थापना होती है, मुस्लिम समाज इसमें स्थापित होता है, जहाँ यहाँ पर अपनी सत्ता नियुक्त करता है, तो यह मुस्लिम समाज की कुछ संस्कृतियाँ या जो सभ्यताएं थी वह हिंदू समाज के साथ मिल जाती हैं और अनेक प्रकार की कुप्रथाएं यहाँ पर भी स्थापित होती हैं, जिसमें पर्दा प्रथा प्रमुख था क्योंकि उस समय मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था। बहुपत्नीवाद तो पहले से भी चला आता था और इसका एक स्वरूप में परिवर्तन जरूर दिखाई पड़ा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंदू प्रथा या हिंदू समाज या मुस्लिम समाज के मिलने से संस्कृतियों में जहाँ या समाज में जहाँ कुछ विभेदपन या कुछ बदलाव की स्थिति देखती है, वहीं पर जो प्राचीन स्थितियाँ थी, जो पहले से चली आ रही परिस्थितियाँ थी या कहीं ना कहीं समाज में एक तरह से जकड़न थी, वह जकड़न की स्थिति और भी विकराल रूप लेती हुई दिखाई पड़ती है और भी एक अलग ही रूप में देखने को मिलती है। यह स्थिति चूँकि बराबर नहीं बनी रही और जैसे ही हमारा देश आज़ाद होता है यानी स्वतंत्र होता है, जब हम गणतंत्र की बात पहले कर भी चुके हैं कि स्वतंत्रता के बाद समाज की क्या स्थिति होती है, तो यदि स्वतंत्र के भारत के बाद समाज की स्थिति पर हम गौर करें, स्वतंत्र भारत में समाज, तो यह हम देख पाते हैं कि जब भारत स्वतंत्र होता है तो पितृसत्तात्मक समाज की स्थिति तो हूबहू ऐसे ही बनी रहती है। पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी स्थिति तो वैसी ही दिखाई पड़ती है। बस यह होता है कि यह समाज में जिन कुप्रथाओं का बोलबाला रहा, जिन कुप्रथाओं की स्थिति या सामाजिक जो दशा है, समाज में पुरुष और स्त्री की जो दशा थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है और यह परिवर्तन इसलिए होता है कि संविधान के तहत, संविधान की निर्मित के आधार पर उसमें इन बातों को स्थापित करने की कोशिश की गई कि जो भी भारत का निवासी है, भारत में निवास करने वाला जो भी व्यक्ति है, करने वाला प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं देश का नागरिक है, देश का नागरिक है। इसीलिए वह उस व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कोई भी भेद नहीं, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कोई भी भेद नहीं, अर्थात मूल अधिकार जो FR जिसे कहते हैं, मूल अधिकारों का कहीं ना कहीं मिलना, मूल अधिकार, अधिकार की प्राप्ति, और इसी के आधार पर यह भी कहा गया कि आज अब शासक या राजा की नियुक्ति, राजा की हस्तक्षेप नहीं, बल्कि अब जो देश में सत्ता होगी वह सत्ता लोगों के द्वारा निर्मित की जाएगी, अर्थात लोगों का शासन यहाँ निर्मित होगा। और यही लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। और यह लोकतंत्र की व्यवस्था कहीं न कहीं लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा, लोगों के प्रतिनिधियों, लोगों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों द्वारा, प्रतिनिधियों जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, जो चुनाव लड़कर चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा। लोगों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता में जो परिवर्तन हम स्वतंत्र भारत के समय देखते हैं, क्योंकि समाज में पितृसत्तात्मक समाज का रूप, बोलबाला या रूप वही से ही दिखाई पड़ता है। जब हम जाति और धर्म पर आएंगे तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं कि समाज में जो पितृसत्तात्मक समाज पहले से चला आ रहा है, क्या वह स्वतंत्र होने के बाद स्थितियाँ वो बदली? तो हम पाते हैं कि वह स्थितियाँ उसी तरीके से बनी रही। पितृसत्तात्मक समाज आज भी कायम है और कहीं ना कहीं पिता का स्वरूप आज भी देखने को मिलता है, हस्तक्षेप के रूप में हो या अधिकार के रूप में हो या उत्तराधिकार के रूप में हो। यह उत्तराधिकार या हस्तक्षेप आज भी बना हुआ है उत्तराधिकार के रूप में, या कहीं ना कहीं सत्ता के रूप में, समाज में, परिवार में सत्ता के रूप में, या कहीं ना कहीं वंशानुगत स्थितियों को चलाने में। ये सारी चीज़ें आज भी स्थिति बनी हुई है और यह बनावट का जो स्वरूप है हम इस रूप में देख पाते हैं। जो समाज में पुरुष और स्त्रियां हैं, इनके स्वरूप में ज़रूर कुछ परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि जो संविधान के नियुक्त हो जाने पर, संविधान के निर्मित हो जाने पर उन्हें जो अधिकार मिला, जिसको हम मूल अधिकार कहते हैं, उस मूल अधिकार के तहत वह अपनी स्थितियों में, परिस्थितियों में ज़रूर परिवर्तन करती हुई नज़र आई है। और आज स्त्रियों में भी एक चेतना या जागरूकता की स्थिति देखने को मिल रही है। आज वह शिक्षा में भी अपने को निपुण पाती है। जिस तरह से उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता रहा है, आज वह बखूबी शिक्षक पाकर अच्छे अच्छे पदों पर, जो देश के बड़े बड़े पद हैं, वहाँ पर अपने को स्थापित कर रही हैं, नियुक्त कर रही हैं। तो दूसरी ओर जो पुरुष हैं, पुरुषों में जो अत्यंत निम्न, दलित, शूद्र या कहीं ना कहीं पद दलित, गुलाम सोच के लोग रहे या गुलामी के जकड़नों में जकड़े हुए लोग रहे, वे भी अपने को स्वतंत्र स्थितियों में पा रहे हैं और स्वतंत्रता की स्थिति का यह पूरा फायदा उठाते हुए, लाभ उठाते हुए वह अनेक पदों पर आरक्षित होकर या अपने मेहनत या संघर्ष के बदौलत पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो वर्तमान समय है, जो गणतंत्र समय है, जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के बाद का समय है, वह उस उपनिवेशवादी या सामंतवादी या उससे भी पहले की स्थितियों से उसे कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की ओर अग्रसर है। लेकिन यदि हम प्रमुखता के साथ इस पर गौर करें तो यह स्थिति अभी भी बहुत ही कम है, अभी भी बहुत ही शोचनीय है। यदि हम
संपत्ति की बात करें, जिस संपत्ति पर हम अभी तक एक प्रभुत्व का कब्जा देखते रहे हैं, एक उच्च श्रेष्ठ व्यक्तियों का कब्जा देख रहे हैं, उस संपत्ति का क्या स्वरूप बनता हुआ दिखाई पड़ता है, इस पे यदि हम गौर करें तो निश्चित तौर पर बात बिल्कुल साफ दिखाई पड़ने लगती है। संपत्ति का हस्तक्षेप अभी तक हम लोगों ने जमीन, पशु, जैसे पशुपालन करने की जो स्थिति थी उसको देख पाते थे। ये दो एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई उसके बाद से संपत्ति में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। वह जमीनों से ऊपर उठकर कहीं ना कहीं धन का संग्रह करना, या धन के रूप में हम सोना चांदी देख सकते हैं, सोना चांदी, या मुद्रा, जो मुद्राएं चलाई जाती थी, मुद्रा के रूप में भी हम इसे देख पाते हैं। तो ये अलग अलग स्वरूप इसमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम उपनिवेशवादी समाज में बात करते हैं, उपनिवेशवादी समाज की जब हम बात करते हैं, तो इस समय जो धन थी उस धन की स्थिति उसी तरीके से बनी रही। जमीन और पशुपालन, ये तमाम तरह की चीज़ें तो बनी ही रही, लेकिन इस धन की स्थिति में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए आता है, और वो है उद्योग के रूप में। उद्योग एक बड़ा व्यवसाय था। कहीं ना कहीं इसी उद्योग की देन है कि उद्योगपति की निर्मित होती है, उद्योगपति बनते हैं, अर्थात जो उद्योग लगाने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, इनसे कहीं ना कहीं धन संपदा की इकट्ठा करना, धन संपदा को, जो धन संपत्ति है उसको इकट्ठा करने का भाव दिखाई पड़ता है। इस उद्योगपतियों के एवज में मजदूरों की स्थिति देखने को मिलती है। मजदूर वर्ग एक तरह से देखने को मिलते हैं मजदूर। दूसरी ओर कृषि की स्थिति दिखाई पड़ती है, और वह कृषि में कहीं ना कहीं जो किसान होते हैं, जो खेतीहर किसान होते हैं, उनकी स्थिति देखने को मिलती है। तो वहीं दूसरी ओर जो ज़मीनें उनकी होती है उस पर कहीं ना कहीं एक हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर संपत्ति की जहाँ तक बात की जाए तो संपत्ति का एक बड़ा रूप देखने को मिलता है, जिसमें धन, जो पशुपालन की स्थिति थी, जो ज़मीनों की स्थिति थी, इससे कहीं ना कहीं सोना, चांदी और तमाम तरह के इस तरह की जो कीमती चीज़ें हुआ करती थी उसे अपने पास इकट्ठा रखने, उसे संजोए रखने की एक बराबर स्थिति देखने को मिलती है। तो यह धन की स्थिति मनुष्यों के अंदर कहीं ना कहीं विभेद उत्पन्न करने, आपस में एक तरीके से जकड़न स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं दूसरी ओर आपसी मनुष्य और मनुष्य के बीच में हस्तक्षेप करने और मनुष्य के बीच में कहीं ना कहीं विभेद उत्पन्न करने, बंटवारा करने या कहीं ना कहीं दूरियां स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई पड़ती है। यदि हम हथियारों की बात करें तो निश्चित तौर पर यह आप समझ सकते हैं कि यह वह दौर है जब हथियार केवल भाले, धनुष और बर्छे, तीर, इस तरह के हथियारों से ऊपर उठ चुका था, और अब कहीं ना कहीं बम, गोला, बंदूक या अन्य प्रकार के यंत्रों के द्वारा, जिसे अस्त्र शस्त्र कह सकते हैं, अस्त्र शस्त्र, इन सारी स्थितियों में बदल चुका था। आज तो कहीं ना कहीं परमाणु बम और अनेक प्रकार के इस तरह से भयानक बमों की स्थिति हम देख पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क और विज्ञान का निर्माण करते हुए कहीं ना कहीं वह इतने खतरनाक और एक तरीके से मजबूत बनने की कोशिश में अत्यंत ही भयावह हथियारों की निर्मित करना ज़्यादातर अपने को सार्थक समझा, और यह सार्थकता ही उसके अंदर कहीं ना कहीं आपसी जो विभेद है, आपस में लड़ने झड़ने और एक दूसरे से टकराने की जो स्थिति दिखाई पड़ती है, द्वंद्व की स्थिति दिखाई पड़ती है, उसको कहीं ना कहीं जन्म देता है। तो यह
हथियार की स्थिति भी एक समय के बाद हम देख पाते हैं। यदि हम शासन व्यवस्था की बात करें तो निश्चित तौर पर यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि शासन व्यवस्था यहाँ कितनी सुदृढ़ और कितनी व्यवस्थित रही होगी। तो यहाँ आप एक चीज़ गौर करें कि एक समय जब मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई तो उस समय की शासन व्यवस्था, और जब एक समय विदेशी अर्थात अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई उस समय की सत्ता, और फिर स्वशासन की जब निर्मित हुई उस समय की सत्ता, अर्थात 3 स्वरूपों में हम इन सारी चीज़ों को बांटते हैं। चूँकि हम मुस्लिम सत्ता के विषय में पहले थोड़ी सी जिक्र कर चुके हैं, हम यहाँ एक तरह से और भी जिक्र करना जरूरी समझते हैं। अर्थात शासन व्यवस्था का तात्पर्य है केंद्रीय सत्ता। केंद्रीय सत्ता के रूप में जिस भी सत्ता की स्थापना होती है, जिसका हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है, हम उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो मुस्लिम शासन की स्थापना होने पर कहीं ना कहीं जो समाज की स्थिति थी वह कई रूपों में दिखाई पड़ती। एक तो मुस्लिम और हिंदुओं में जो विभेद दिखाई पड़ता है, इसके अतिरिक्त जो हिंदू और हिंदू के बीच जो विभेद होता है। तीसरी चीज़ है जो हिंदू और अन्य जो जातियां हैं या वर्ण हैं उनके बीच जो स्थिति देखने को मिलती है। यह मुस्लिम सत्ता अर्थात सामंतवादी सत्ता के दौरान से ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगी थी, दिखाई पड़ने लगी थी। लेकिन एक समय के बाद यह इतनी भयावह रूप को स्थापित करती हुई अपने को नज़र आती है, ये दिखाई पड़ती है कि उसको कह पाना या उसको व्यक्त कर पाना भी मुश्किल दिखता है। कहने का तात्पर्य है कि शासन व्यवस्था में एक केंद्रीय सत्ता होती थी और उस केंद्रीय सत्ता का प्रभुत्व पूरे देश में हुआ करता था, और उसी के इर्द गिर्द या उसी के सहारे, उसी के इशारों पर पूरे देश में सत्ता को स्थापित किया जाता था। यह सत्ता निश्चित तौर पर जो केंद्रीय सत्ता होती थी उसी के इशारों पे चलती थी, और यह केंद्रीय सत्ता में कई विभाग होते थे। विभाग या शासक हुआ करते थे या नियुक्त पदाधिकारी हुआ करते थे। पदाधिकारी, इसके आधार पर यह सत्ता की निर्मित की जाती थी, और इसका पूरा का पूरा जो दायित्व था, पूरा का पूरा हस्तक्षेप था, वह मध्यवर्ती जो लोग थे अर्थात जो सत्ता के पदाधिकारी थे उनके हाथों में रहा करता था, और उन्हीं के आधार पर जो मजदूर थे, किसान मजदूर या जो एक तरीके से कहा जाए तो समाज की जो प्रजा थी उसके ऊपर पड़ती थी, और वह कहीं ना कहीं इस सत्ता का कहीं ना कहीं एक तरह से सार्थक रूप, एक तरह से कहीं ना कहीं उन पर जो शासक हुआ करता था वह कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक निष्ठता भी दिखाता था, एक तरह से उसके साथ सद्भाव उत्पन्न करता था। तो वहीं पर दूसरी ओर उसके साथ सद्भाव या मैत्रीपूर्ण भाव दिखाता था, तो वहीं दूसरी तरफ कटाक्ष की स्थिति भी दिखती थी, यानी हस्तक्षेप की स्थिति भी दिखती थी। यह स्थिति बहुत ही दयनीय भी बन जाती थी, जिससे यहाँ के मनुष्यों की या यहाँ के लोगों की दशा अत्यंत दयनीय आगे चलकर बनती हुई दिखाई भी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर यह शासन की व्यवस्था थी, यह मुस्लिम सत्ता के ठीक उसी तरीके से अंग्रेज़ों की जब सत्ता स्थापित होती है, तो अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होने पर निश्चित तौर पर जो समाज में विभेद या इस तरह की स्थिति जो देखने को मिली थी, वही स्थिति आगे भी बरकरार रही। बस यही था कि अंग्रेज़ थोड़े से क्लिष्ट सत्ता को अपनाए हुए दिखाई पड़ते हैं, वह सत्ता के उस रूप को दिखाई पड़ते हैं, ताकि उनकी सोच यह थी कि हम यहाँ शासक के रूप में हैं, और यह हम शासन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी देश की समृद्धि या अपने देश की जो व्यवस्था है उसके अनुसार इस देश पर अपने कानूनों को स्थापित कर सकें, और यहाँ के लोगों को एक
एक तरीके से गुलाम बनाकर हम इनसे जितना अत्यधिक धन है, जितनी अत्यधिक संपदा है यहाँ की, हम उसको अपने पास इकट्ठा कर सकें। तो यह सोच कहीं न कहीं शासन व्यवस्था के उस घिनौने स्थिति को दिखाने की कोशिश करती है। उस समय के जो स्थितियाँ हैं उसको हम बखूबी यहाँ से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जबकि स्वशासन या खुद का शासन जब स्थापित होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ देश की स्थिति में कहीं न कहीं सुधार होता है, जनता की स्थिति में सुधार होता है और यह जनमानस अपने को सुरक्षित या कहीं न व्यवस्थित बनाने की ओर अग्रसर भी दिखाई पड़ता है। तो निश्चित तौर पर सत्ता और शासन व्यवस्था कहीं न कहीं एक तरह से सुदृढ़ भी दिखाई पड़ती है, तो कहीं न कहीं देश में अव्यवस्था को उत्पन्न करने, देश में अव्यवस्था को लागू करने की स्थिति में देखने को मिलती है। जहाँ तक धर्म की स्थिति है तो धर्म में भी एक तरीके से विभेदपन देखने को मिलता है। हम जैसे कि जान चुके हैं कि पहले हिंदू धर्म का बोलबाला था, लेकिन मुस्लिम सत्ता स्थापित होने से मुस्लिम धर्म, फिर ईसाई धर्म, जैसे जैसे अनेक जो संप्रदाय थे उनका बोलबाला उत्पन्न होने से अनेक तरह के धार्मिक स्थितियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर जैन, बौद्ध, तमाम तरह के धार्मिक विडंबनाएं यहाँ हम देख पाते हैं या देखते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह की जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वो भी अपनी स्थितियों को या परिस्थितियों को समाज में ढालने या अपने स्वरूप को बनाने, अपने धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। तो इस तरीके से धार्मिक स्थितियां भी बहुत दयनीय रही। धर्म का बोलबाला बहुत अपने अपने धर्म को लेकर, अपने अपने संप्रदाय को लेकर लोगों में विभेद बना रहा और यह विभेद निश्चित तौर पर सामाजिक दशा और सामाजिक स्थिति को बनाने और उसमें विभेद उत्पन्न करने में अग्रसर दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि जो धार्मिक स्थिति है वह निरंतर रूढ़ और अव्यवस्थित बनती गई और इस अव्यवस्थित स्थिति के बनने से कहीं न कहीं जो लोगों की सोच है, लोगों की दशा है, लोगों की स्थितियों में जो परिवर्तन है वह अत्यंत दयनीय बनता गया। धर्म का भी एक तरह से प्रभाव इतना विकट हो गया कि लोग आपस में विभेद, आपस में एक दूसरे से अलगाव, कहीं न कहीं छुआछूत की स्थिति और तमाम तरह की विकृतियाँ उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ती है। लोगों में इन सारी चीज़ों का नकारात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। तो धार्मिक जो स्थिति है, जो धर्म का बोलबाला है, उसका भी कहीं न कहीं कई रूपों में चीज़ देखने को मिलता है। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में ही वर्ण व्यवस्था का प्रचलन या इस तरह की जो स्थिति देखने को मिलती है जिसमें छुआछूत, एक ऊंचा जाति और एक नीची जाति, इस तरह की स्थितियां देखने को बनी रही और बराबर बनती रही। यदि हम इस धर्म के प्रभाव का यदि लोक में हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर स्पष्ट बात हो जाएगी कि किस तरीके से उच्च या श्रेष्ठ कहे जाने वाले जो लोग हुआ करते थे या श्रेष्ठ अपने को पाते हैं, उस तरह की जातियों से और जो नीचे रहने वाले तबके हैं, नीची जातियां हैं, उनमें किस तरीके से अंतर देखने को मिलता है। यही कारण है कि जातिगत आधार पर जो जातीय आधार, उस आधार पर लोगों ने अपने आसपास कितने कथाएं, गीत रचने की कोशिश की ताकि वह अपनी विसंगतियों को, अपने ऊपर हो रहे प्रहार या जो
एक तरह से अमर्यादित या अमानवीय जो शोषण किया जा रहा है उसको वो व्यक्त कर सके। तो यह स्थिति कहीं न कहीं हम लोकमानस या लोक जनजीवन की स्थितियों को समझने में कहीं न कहीं इसको हम पाते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसका प्रभाव निश्चित तौर पर जब स्वतंत्र देश होता है, जब देश स्वतंत्रता की स्थिति को प्राप्त करता है, तो धर्म की स्थितियों में निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है और कहीं न कहीं यह धर्म अपने उसी स्वरूप को अपनाए तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जन जागरूकता होने से, कहीं न कहीं चेतना की स्थिति उत्पन्न होने से आज उस स्थिति को कहीं न कहीं बदलते हुए या परिवर्तित करते हुए दिखाई भी पड़ता है। तो धार्मिक स्थितियों के स्वरूप पर हम बात यहाँ समझ चुके हैं कि किस तरीके से धर्म का बोलबाला दिखाई पड़ता है या वह धर्म का बोलबाला हमारे इर्द गिर्द देखने को मिलता है। जहाँ तक संस्कृति की बात करें तो संस्कृति में हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि वर्ण या जाति का हस्तक्षेप हो जाने पर अलग अलग संस्कृतियों का एक तरह से स्वरूप देखने को मिलता है। जो संस्कृति एक मानव और मानव के बीच में दिखाई पड़ती थी और वो सभी के लिए एक समान थी, लेकिन वर्ण और जाति के रूप में जब विभेद होता है तो यहाँ पर भद्र लोग यानी उच्च लोग, श्रेष्ठ लोग, उनकी एक संस्कृति अपने देखने को मिलती है और अभद्र जो लोग कहे जाते थे, अभद्र लोग या जो नीच लोग होते थे या अपने को तुच्छ मानते थे, तुच्छ लोग, इस तरह के लोगों की एक संस्कृति देखने को मिलती थी। तो ये लोग जहाँ दर्शन, कला, शिक्षा इस ओर अपने को ज़्यादा उच्च या श्रेष्ठ पाते हैं, वहीं ये लोग कृषि, शिल्प, कला या कर्मकार बनने या इस ओर ज़्यादा अपने को संलग्न पाते हैं। अब इन वर्ण या जाति में जब रीति रिवाजों का प्रचलन शुरू हुआ, रीति रिवाज इसी के आधार पर रीति रिवाज जो डेवलप होने लगे, उसमें स्थापित होने लगे, तो इस रीति रिवाज में भी विभेद देखने को मिला। भद्र लोगों का अपना विवाह परंपरा थी, विवाह परंपरा में एक तरह से चीज़ की जाती थी। उसी तरह से कृषि के समय जो एक रीति रिवाज होता था, जन्म के समय रीति रिवाज होता था, तो यह हिंदू धर्म जातियों में हुआ करती थी। हिंदू धर्म जातियों में इस सारी चीज़ों को देखी जा सकती थी। लेकिन जब हम मुस्लिम धर्म को भी इसमें शामिल कर देते हैं तो निश्चित तौर पर रीति रिवाज और जो धार्मिक आडंबर हैं, धार्मिक स्वरूप पर जो स्थिति देखने को मिलती है, वह उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर आगे कुछ समय बाद जब ईसाई धर्म भी नियुक्त हो जाता है तो ईसाई धर्म का भी प्रभाव या अन्य जो धर्म होते हैं उनका संस्कृतियों में कैसे बदलाव लाने की पहल होती है, इसको भी हम बखूबी देख पाते हैं। तो कहीं ना कहीं संस्कृतियों में विभेद उत्पन्न करना या संस्कृतियों में एक तरह से अलग अलग परिस्थितियों को जन्म देने में इन धार्मिक प्रवृत्तियों का बोलबाला दिखाई पड़ता है, उसको हम यहाँ बखूबी समझने की कोशिश करते हैं या समझ पाते हैं। अब इन्हीं परिस्थितियों से कहीं ना कहीं जिस तरह से लोक या जनमानस उत्पन्न हो रहा है या अपने को बना रहा है, उसको हम बखूबी लोक साहित्य या लोक परंपरा में जनपदीय जो साहित्य है उसके अंतर्गत पाते हैं या उसमें कहीं ना कहीं एकत्रित रूप में देख पाते हैं। अब यदि व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं हम देख चुके हैं कि अनाज, हथियार, ये पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त घोड़ा, हाथी जो एक तरह से लोगों के संरक्षण की चीज़ होती थी, हाथी, घोड़ा, ऊंट, कपड़े, बर्तन, ये सब कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए उत्तरोत्तर बर्तन, मसाला उत्तरोत्तर विकास के क्रम में थे।
यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवसायिक के क्षेत्र में कहीं न कहीं पहले की स्थिति तो यथावत बनी ही रही। बाद में जैसी मनुष्य की आवश्यकताएँ होती गई, वह आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक कार्य में भी बढ़ोतरी होती गई और यही बढ़ोतरी कहीं न कहीं आगे चलकर आपस में एक समृद्धिपन या संपत्ति इकट्ठा करने में भी महती भूमिका निभाती है। जहाँ तक रही शिल्प की बात, तो शिल्प के क्षेत्र में भी काफ़ी निपुणकारी शिल्प अर्थात कारीगरी का स्वरूप देखने को मिलता है और इसमें पेशागत जो बढ़ावा था उसको देखा जा सकता है। अर्थात चित्रकला, मिट्टी के बर्तनों पर, पत्थरों पर, धातुओं पर अनेक प्रकार से जो कलाकारी की जा रही थी वो हम देख पाते हैं। तो इस तरह से चित्रकारी या शिल्पकारी या डिजाइनिंग, पेंटिंग, यह अलग अलग स्वरूप में यह देख पाते हैं कि किस तरीके से शिल्प को बढ़ावा दिया गया और आगे चलकर शिल्प का निर्माण एक व्यापक स्तर पर होता है, जो व्यापार की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए भी एक महती भूमिका निभाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम अभी तक प्राचीन, मध्य और आधुनिक समय में मनुष्य की किस तरीके से एक तरह से विकास स्वरूप को देख पाए या किस तरीके से उसका उत्तरोत्तर विकास हुआ और किस तरीके से एक मनुष्य ऐसा है जिसका अधोपतन होता गया और समाज में वह एक दयनीय स्थिति में पहुंच गया, अत्यंत निर्धन या गरीब स्थिति में पहुंच गया। तो हम जिस स्थिति इस प्रकार की स्थितियों का अवलोकन करके हम यह एक जान पाए हैं कि जहां समाज में एक उच्च वर्ण या श्रेष्ठ वर्ण की स्थिति देखने को मिलती है, तो वहीं दूसरी ओर निम्न वर्ण या जो अशिक्षित वर्ण है, गरीब है, निहायत दलित है, पददलित है, उसकी एक स्थिति को देख पाते हैं और यहीं से हमें लोक की समझ बनती है। लोक किस तरीके से पैदा होता है, लोक कहाँ